अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी बैक की कि हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा करेक्टली वर्क कर रहा था नॉर्मल बैग में, लेकिन जब हम उस बैग को कन्वर्ट करते हैं इनटू डायनामिक बैग और ये दो जब हम लॉजिक अप्लाई करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर की, तो देन हमारा बैग जो है मिस कैलकुलेशन या इनकरेक्ट उसका बिहेवियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, लेट्स से ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या है, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐड किया, हमने कहा कि लेट्स से बैक टू एक और बैग क्रिएट करें और उसमें स्टोर क्या करवा दें, B1। फिर हमने कहा सी आउट डिस्प्लेइंग बैक टू में जो भी स्टोर है वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करा दें। तो ये बैग करेक्टली क्या हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन जब हम आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं तो बैक टू के लिए जो मेमोरी रिजर्व थी वो क्या होगी, रिमूव होगी और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। और इसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन में लिखा हुआ था कि डिलीट क्या कर दें, डाटा। इन अदर वर्ड्स बैक टू जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को क्या कर दें, रिमूव कर दें। फिर उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो क्या करेगा, जब प्रोग्राम में टर्मिनेट होगा या ये दो ब्रैकेट्स के बाहर जब आपका स्कोप जाएगा तो कंपाइलर अपने लिए जो उसने मेमोरी रिजर्व की थी वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि B1 का तो स्कोप जो है वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में है जो आपकी कंप्लीट मेन प्रोग्राम है। लेकिन जब हम इन दो ब्रैकेट्स के बाहर आते हैं और दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं B1 डॉट इंसर्ट 30, तो ये इंसर्ट नहीं हो रहा। तो इसके एग्जांपल हम लेते हैं, इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो देखें हमने वैल्यू इंसर्ट की B1 30 में, B1 डॉट डिस्प्ले, तो ये एरर हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ये देखें डिस्प्लेइंग बैक टू में जो भी वैल्यू थी जो इनिशियली हमारे पहले बैग वन में थी वो तो डिस्प्ले हो रही है। लेकिन जब हम आते हैं डिस्प्लेइंग बैग वन, सी आउट तो हो रहा है, लेकिन जब इंसर्ट कराने के बाद B1 डॉट डिस्प्ले करते हैं तो कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। कंपाइलर हमें ये एरर दे रहा है कि आप जिस मेमोरी को पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि B1 डॉट डिस्प्ले एक्चुअली द डायनामिक मेमोरी, वो मेमोरी अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जबकि अकॉर्डिंग टू अवर दिस लॉजिक B1 का तो स्कोप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में था, तो ये B1 के लिए जो मेमोरी रिजर्व थी यहाँ तक, वो कहाँ गई। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं अपने विजुअलाइज़र में। तो हमारे पास विजुअलाइज़र कहाँ पे गया, हम विजुअलाइज़र के पास जाते हैं जो हमारा था, लेट्स से वो था पाइथन C++ विजुअलाइज़र। तो ये आपके पास पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से आएगा ये रिज़ल्ट, इस पर आप क्या करें, क्लिक करें, हमारे पास ये वेब पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई कोड करेंगे तो वो हमें विजुअलाइजेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। सो लेट्स से हम एक सिंपल कोड यहाँ पे राइट करते हैं। हम कहते हैं कि आप एक यहाँ पे इंट टैरिक पॉइंटर, लेट्स से उसको हम क्या कहते हैं, डाटा इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं साइज, और इसके ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट साइज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि अब यहाँ पे हम ये जो कोड कर रहे हैं इसकी सिंपल कोड के थ्रू हमने विजुअलाइजेशन देखनी है। तो ये कोड ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आपने बैग का ऑब्जेक्ट B1 का क्रिएट किया, उसका साइज़ क्या था 5, और उसमें जब आप डाटा ऐड करेंगे तो यूज क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो इसमें हम कुछ सिंपल अरे में डाटा ऐड कर देते हैं, डाटा ऑफ 0 इक्वल टू 5। तो लेट्स अज्यूम करेंगे ये जो लाइन ऑफ कोड है ये एक्चुअली इंसर्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है, डाटा ऑफ 1 इक्वल टू 7, डाटा ऑफ 2 इज इक्वल टू
हमने इंसर्ट के फंक्शन कॉल किए। तो नेक्स्ट अगर इसको हम व्यू करें तो ये कोड एक्चुअली ये परफॉर्म कर रहा है कि आप एक साइज बैग ले रहे हैं, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर में हमने क्या राइट किया हुआ है, तो लेट से यूज इक्वल टू 0 और साइज इक्वल टू 4 और डाटा न्यू इंट। तो यही चीज़ हम अज्यूम करें कि यहाँ पे हमने एक सिंपल कोड के थ्रू क्या की, परफॉर्म की। नेक्स्ट हमने फिर क्या देखा कि हम ब्रैकेट्स के इनसाइड आ रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स हमने ऐड की, वहाँ पे एक और बैग हमने क्रिएट किया। तो हम इसको क्या लेते हैं, इंट साइज 2 इक्वल टू, अगेन दिस इज 5, क्योंकि बैग का साइज कंस्ट्रक्टर में 5 ही है। इंट एरिक data of 1 is equal to new int size 2। ये हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया। कहाँ पे परफॉर्म किया, अज्यूम करें ये दिस लाइन ऑफ कोड है यहाँ तक, कि अगेन एक और बैग क्रिएट करें जिसका साइज अगेन 5 हो, और अरे जो क्रिएट होगी वो 5 इंडेक्सेस की क्रिएट होगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने कहा कि डाटा ऑफ 1 इक्वल टू डाटा, ये जो डाटा है ये किस में स्टोर करवा दें, डाटा ऑफ 1 में। हमने यही काम किया कि B1 को स्टोर करा दें B2 में, अज्यूम करेंगे वही सिचुएशन यहाँ पे हमने सिंपल कोड से क्या कर रहे हैं, एक परफॉर्म कर रहे हैं दिस वन। अब जब आप आउट ऑफ स्कोप जाएंगे तो लेट्स सपोज इसको हम क्या कर लेते हैं, ये ब्रैकेट एंड इस ब्रैकेट में से हम क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं कि जब आपका आउट ऑफ स्कोप जाएगा इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में से कंपाइलर, तो जो मेमोरी रिजर्व कंपाइलर ने की है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेकंड, जब डिस्ट्रॉय होने से पहले सबसे पहले क्या कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा होगा है, डिलीट, क्योंकि ये डाटा 1 के साथ होगा, डिलीट डाटा 1, डाटा 1 को क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो ये डिस्ट्रक्टर एक्चुअली कॉल होगा, क्योंकि जब भी आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद मेमोरी जो रिजर्व की है कंपाइलर ने डिस्ट्रॉय होगी। नाउ अब अगर हम यहाँ पे सी आउट करवाएं, लेट्स से डाटा ऑफ, या इंसर्ट करवाते हैं क्योंकि हमने इंसर्ट लिखा हुआ था, हम कहते हैं डाटा ऑफ, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे 2 एलिमेंट इंसर्ट करवाएं, तो नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट पे इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू 10। नाउ अब इस सिंपल कोड को विजुअलाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि जब आप आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं, आपने यहाँ पे डिलीट किसे किया, डाटा 1 को। तो डाटा 1 को डिलीट जब आपने किया तो हम देखते हैं कि इस डाटा 1 डिलीट करने पे इस स्पेसिफिक वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन अदर वर्ड कि जब आपने बैग B1 सारा B2 में स्टोर करवा दिया, B2 डॉट डिस्प्ले भी करवा दिया, तो जब आप आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं तो B2 अपनी अरे को डिलीट कर रहा है यूजिंग डिस्ट्रक्टर, लेकिन उसका इफेक्ट B1 पे भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर जब आप इंट ए को डिलीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से इंट बी पे भी इफेक्ट हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। नाउ वी विजुअलाइज, इस पर क्लिक करेंगे, इट टेक सम मेथड और सम एरर्स हैं तो उसको सॉल्व करें, सेमी कॉलन। तो नाउ विजुअलाइज, तो लेट्स सी, इसको क्लोज करेंगे। तो आपका प्रोग्राम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखें अब प्रोग्राम ने क्या किया, 2 मेमोरी रिजर्व की कंपाइल टाइम पे। क्या मेमोरी रिजर्व की, साइज के लिए और डाटा के लिए। सबसे पहले क्योंकि कंपाइलर ने ये रिजर्व करनी थी मेमोरीज, क्योंकि हमने क्या कहा था कि डाटा इंट डाटा पॉइंटर स्टैटिक, तो ये जो मेमोरी रिजर्व करनी है पॉइंटर के लिए, ये किसने करनी है, कंपाइलर ने। तो उसने अपने लिए मेमोरी रिजर्व कर दी। फिर एग्जीक्यूशन टाइम पे साइज इक्वल टू आपने क्या कहा, 5 लिखें, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर आपने कहा ओके पॉइंटर मेमोरी तो क्रिएट होगी। फिर अब कंपाइल एग्जीक्यूशन टाइम पे, अब क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपने कहा कि न्यू इंट ऑफ साइज,
मतलब एक अरे क्रिएट करें, कितने इंडेक्सेस की, 4 इंडेक्सेस की, 0 to 4, और इस डाटा में क्या स्टोर करा दें, फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस। तो अब ये जो डाटा है पॉइंट किसे कर रहा है, हीप मेमोरी या डायनामिक मेमोरी के 0 इंडेक्स पे। तो ये एरो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर आपने कहा कि डाटा जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसके 0 इंडेक्स पे जाएं, जिस अरे को वो पॉइंट कर रहा है उसके 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर करवा दें, 5। तो 5 0 इंडेक्स पे स्टोर हो गया। फिर आपने कहा डाटा 1 इंडेक्स पे जाएं, डाटा जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो बेसिकली इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, उसमें एक दफ़ा 4 बाइट्स ऐड करें। तो एक दफ़ा अगर आप 4 बाइट्स ऐड करेंगे तो आपको इंडेक्स क्या मिल जाएगा, 1। तो वहाँ पे क्या स्टोर करा दें, 7। अब डाटा पॉइंट इसी वेरिएबल को कर रहा है, इंडेक्स 0 को, लेकिन आपने जब 2 लिखा है यहाँ पे एज ए इंडेक्स, तो इसमें 0 इंडेक्स या 0 एड्रेस में 2 टाइम्स 4 बाइट्स ऐड करें। तो एक दफ़ा करेंगे तो इंडेक्स 1 मिलेगा, फिर एक दफ़ा फिर 4 बाइट्स ऐड करेंगे तो आपको इंडेक्स 2 मिलेगा। तो आप इस इंडेक्स पे आएँ और यहाँ पे क्या स्टोर करवा दें, 8। तो अब जो ही प्रोग्राम इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आया तो देखें कंपाइलर ने दो और मेमोरीज को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, क्योंकि अब इन दो का जो स्कोप है साइज 2 एंड डाटा 1 इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, जबकि इन दो का जो स्कोप है वो कंप्लीट प्रोग्राम के क्या है, उसका स्कोप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान है जो ओवरऑल प्रोग्राम की आपकी ब्रैकेट्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपने कहा कि साइज 2 में भी क्या कर दें, इन अदर वर्ड्स अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, 5 स्टोर कर दें और डाटा में एक न्यू इन क्रिएट कर दें। अब ये स्टेप आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि डाटा 1 में क्या स्टोर करवा दें, इक्वल टू डाटा। अब इस डाटा के पास इस अरे के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस अवेलेबल है। तो इस डाटा यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है, जैसे यहाँ पे साइज में 5 स्टोर है, तो डाटा में इस लोकेशन का एड्रेस स्टोर है, और लेट्स से वो एड्रेस है 001, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, 001। तो इस स्टेटमेंट में आप क्या कह रहे हैं कि डाटा 001 क्या करें, यहाँ पे स्टोर करवा दें। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये वाला डाटा पॉइंटर भी किससे पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, इस लोकेशन पे, और आपने यहाँ पे क्या कह दिया। अब ये जो मेमोरी रिजर्व हुई थी इस स्पेसिफिक डाटा के लिए, ये यहाँ से क्या होगी, गायब होगी। इन अदर वर्ड ये आपकी मेमोरी में तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अब आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस आपने किसी में भी स्टोर नहीं करवाया हुआ। तो एक्चुअली वो क्या होगी, एक गार्बेज वैल्यू होगी। अब आपका ये डाटा और ये डाटा दोनों एक ही अरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे कहा एज ए डिस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने जब आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं तो इससे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आपने कहा डाटा डिलीट क्या कर दें, डाटा 1 जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसे क्या कर दें, डिलीट कर दें। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये वाला डाटा जो फर्स्ट B1 था अरे, और जो सेकंड बैग आपने जनरेट किया B2, वो दोनों एक ही डायनामिक मेमोरी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, शैलो कॉपी दोबारा करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है। तो अब जब आप डिलीट ऑपरेटर यहाँ से यूटिलाइज करेंगे तो आप क्या करें, डाटा 1 जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसे डिलीट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे तो डाटा 1 ने क्या किया, प्रीवियस स्टेप पे वापस जाते हैं, डाटा 1 इस मेमोरी को डिलीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेमोरी डिलीट होगी तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, गॉर्बेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डाटा 1 को डिलीट करने के साथ ये वाला वेरिएबल भी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है, क्योंकि ये भी तो इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अगर आप इसके थ्रू ये मेमोरी डिलीट कर रहे हैं तो टेक्निकली ये मेमोरी भी क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। तो अब ये वाला डाटा, क्योंकि अब आप इन ब्रैकेट्स के आउट ऑफ स्कोप गए हैं, अब देखें अभी आप यहाँ पे थे, इन ब्रैकेट्स के जब आप आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं तो कंपाइलर ने जो मेमोरी रिजर्व की हुई है साइज 2 एंड डाटा के लिए, डिलीट तो आपने ये मेमोरी कर दी। उसके बाद ये जो दो वेरिएबल्स हैं कंपाइलर ने रिजर्व किए थे, तो कंपाइलर इन्हें क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ ये जो डाटा था इसके लिए जो मेमोरी रिजर्व थी वो भी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो जब आप डाटा 3 = 10 कर रहे हैं तो वो आपको क्या देगा, एरर, क्योंकि कोई भी मेमोरी तो यहाँ पे अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि आपने तो उसको प्रीवियस स्टेटमेंट में क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो एक्चुअली यही एरर है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
कि आपने कहा कि बैग B2 में जो भी B1 की वैल्यूज़ हैं वो क्या कर दें, कॉपी कर दें। सो नाउ लेट्स से वी गो बैक टू द अपने पेंट पे। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो लेट्स से हमारे पास बैग B1 था, उसके 3 एट्रीब्यूट्स थे। B1 के एक एट्रीब्यूट में आपने इनिशियली कहा था यूज्ड क्या है आपका, लेट्स से 0, साइज क्या है 5, और ये क्या था, एक पॉइंटर था। पॉइंटर में आपने कहा कि डायनामिक मेमोरी में एक मेमोरी क्रिएट करें, लेट्स से 5 इंडेक्सेस की, और इसका एड्रेस है लेट्स से 101। ये एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा दें, तो 101 यहाँ पे स्टोर है, और ये आपकी क्या है, डायनामिक मेमोरी। क्योंकि ये रे आपने न्यू ऑपरेटर के थ्रू किया तो ये डायनामिक मेमोरी में स्टोर होगी। फिर आपने कुछ वैल्यूज़ क्या की, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बैग B1 आपने कहा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। तो आपने कहा यूज़ इक्वल टू 0 रखें, हमने क्या रखा, यूज़ इक्वल टू 0, साइज 4 था, 5 हमने वहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं 5। और डायनामिक मेमोरी में 5 स्लॉट की अरे क्रिएट करें, और फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर करा दें, डाटा, जो कि आपका क्या है एज ए पॉइंटर। तो फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस बन रहा था इस मेमोरी में वो क्या बन रहा था, लेट्स सपोज हमने क्या किया 101 हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर हमने स्टेटमेंट ऐड की, मेन में वापस आते हैं, इंसर्ट B1 इंसर्ट करें। तो फर्स्ट स्लॉट पे आपको याद होगा यूजिंग यूज्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। फिर हम आते हैं 2 ब्रैकेट्स के इनसाइड, वापस हम अपने कोड पे जाते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की, फिर हम इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में आए, हमने कहा कि एक और बैग क्रिएट करें। ओके, एक और बैग क्रिएट होगा, वो भी एक्चुअली दिस स्टाइल के थ्रू होगा। एक और बैग क्रिएट हुआ, उसके भी क्या बनेंगे 3 स्लॉट। बैग B2 के लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो अगेन कंस्ट्रक्टर में क्या है 0, 5। लेकिन जब आप आएंगे बैग B2 के कंस्ट्रक्टर के लिए तो वी गो टू हेयर, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, अब कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट की हम बात करें, B2 की। तो अगेन एक डायनामिक मेमोरी में एक वैल्यू क्रिएट करें या अरे क्रिएट करें, लेट्स से दिस इज योर डायनामिक मेमोरी अरे दिस, और फर्स्ट इंडेक्स लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इंडेक्स, और इसका एड्रेस बन रहा है 20। ये जो एड्रेस आपका है 0 इंडेक्स का, ये कहाँ पे स्टोर करवा दें, बैग B2 की मेमोरी में, और ये क्या है 200 इस मेमोरी में स्टोर हो गया। होप सो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है। नो, फिर हम जब मैन पे जाते हैं तो हमने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन अब क्या करें, इक्वल टू B1, इन अदर वर्ड्स B1 मेमोरी से वैल्यूज़ को पिक करें और B2 में स्टोर कर दें। अच्छा जी, तो अब हम वापस जाते हैं, तो इक्वलेंट साइन, अब यहाँ पे क्या आया B1, इन अदर वर्ड्स इक्वलेंट टू दिस, ये सिचुएशन आपकी क्या हुई, एग्जीक्यूट हुई। अब हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो कि नॉर्मल आपका जो इक्वलेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है कि जो भी वैल्यूज़ B1 में पड़ी हुई हैं, दीज वैल्यूज़, ये क्या करेगा, आंखें बंद करके ये वैल्यूज़ कॉपी कर देगा इनटू B2, उसने आंखें बंद करके कॉपी करनी है। तो इन अदर वर्ड्स कॉपी के बाद जो B2 की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट इंडेक्स ये पिक होगा B1 का, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, वो तो ऐसे ही है, ये वैल्यू पिक होगी और स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, जो कि सिमिलर है। लेकिन अब इस वैल्यू की अगर आप बात करें तो ये है एड्रेस किस लोकेशन का, इस डायनामिक मेमोरी का। तो आपने ये वैल्यू जब आप पिक करके यहाँ पे स्टोर कराएंगे 101, तो अब ये जो आपका B2 है ये इस अरे को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि इसका एड्रेस तो 200 था। तो इसकी वजह से ये आपकी डायनामिक मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो अब B1 किसे पॉइंट कर रहा है,
इस मेमोरी लोकेशन को। सो अब अगर आप नोट करें B1 एंड B2, दिस B2 एंड दिस B1, ये दोनों एक ही मेमोरी को, डायनामिक मेमोरी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ तक सिचुएशन अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आपने कहा डिस्प्ले ग्राइंड डिस्प्लेइंग बैक टू की जो भी वैल्यूज़ हैं, लेट से अब बैक टू किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ये वाली मेमोरी। तो इस तरह में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। नाउ प्रॉब्लम कम्स आफ्टर, जब आप आउट ऑफ स्कोप आप यहाँ से जाएंगे, जब आप यहाँ से आउट ऑफ स्कोप जाएंगे तो B2 सबसे पहले क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ओके, हम डिस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। डिस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैक B2 के अगेंस्ट जो डाटा वेरिएबल है, बैक B2 के अगेंस्ट डाटा वेरिएबल क्या बन रहा है, दिस वन। इस मेमोरी पे जाएं 101 और जो अरे रिजर्व है वो डिलीट कर दें। तो आप यहाँ से मूव करेंगे इस अरे पे और ये अरे आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट डिस्ट्रक्टर ने क्या किया B2 के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि B1 भी तो इसी को ही पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है B1 के लिए जो भी मेमोरी रिजर्व है वो भी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो होप तो अब आपको आइडिया हो गया कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि स्टैटिक वैल्यूज जो कंपाइलर रिजर्व कर रहा है वो तो आपकी करेक्टली कॉपी हो रही हैं, इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन जब हम एड्रेस कॉपी करते हैं तो एड्रेस सिंपल आपकी दोनों ऑब्जेक्ट एक ही अरे को पॉइंट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, न्यू पे जाते हैं, सेव, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अवर B1 और यहाँ पे स्टोर है 05101, ये पॉइंट कर रहा है आपकी इस तरह को, इसमें लेट्स से 1 2 3 4 स्टोर है। तो जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लेट्स एक और हम B1 भी बना लेते हैं, ये हमारा B2 है, इसमें 05200 और ये हमारी 200 के लिए क्या है, अरे है। तो ये मेमोरी इस लोकेशन को पॉइंट कर दी, तो इससे 200। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आप B1 इक्वल B2 इक्वल टू B1 राइट करें तो स्टैटिक वैल्यूज तो कॉपी हों, लेट्स से 0 तो ऐसे कॉपी हो गया, 5 भी कॉपी हो गया, लेकिन ये एड्रेस कॉपी ना हो। एक्चुअली हमें ये एड्रेस अब कॉपी यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि B1 के लिए जो B2 के लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो तो ये वाली है। हमने एड्रेस अगर कॉपी कर दिया यहाँ पे तो ये B2 भी इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि एड्रेस कॉपी करने के बजाय कि हम B1 के इस एरे पे जाएं और ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 इस मेमोरी के अंदर क्या करें, कॉपी करें, जो कि B2 के लिए 200 के लिए। सो नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर ये सिचुएशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। वो क्या करेगा, आंखें बंद करके इस ब्लॉक में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो उठा के इस ब्लॉक में क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। तो स्टैटिक वैल्यू के लिए तो नो प्रॉब्लम, जब हमारे पास क्लास में पॉइंटर नहीं थे। लेकिन जब आपके पास पॉइंटर आ गया तो जब ये वैल्यू कॉपी होगी तो आपका प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, शैलो कॉपी प्रॉब्लम, कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मेमोरी को डिलीट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये सिचुएशन हमने देखी कि जब आप आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं तो इसका इफेक्ट दूसरी मेमोरी B1 मेमोरी पे भी पड़ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट डिलीट करने से उसका इफेक्ट दूसरी पे तो नहीं आना चाहिए। तो इट्स मीन हमें इक्वलेंट ऑपरेटर या इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपकी क्लास में पॉइंटर नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आ रही थी कि इस ब्लॉक में जो कुछ पड़ा हुआ है वो आप क्या करें, इस ब्लॉक में कॉपी पेस्ट कर दें। तो इसकी एग्जांपल अगर हम दोबारा एक विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लें, हम वापस मूव करते हैं। अब हम डायनामिक मेमोरी अगर ना रखें, हम कहें कि हमारे पास लेट्स से स्टैटिक मेमोरी है, तो स्टैटिक मेमोरी को तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते। तो अगर आप डिलीट नहीं कर सकेंगे तो वो हमेशा आपके कंपाइलर में रहेंगी और देयर विल बी ए नो एरर। तो दोबारा अगर हम इसे विजुलाइज करके देखें तो ये वही उसी टाइप का कोड है जो अभी हमने विजुलाइजेशन उसकी की है कि स्टैटिक वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, मेमोरी क्या कर रही है, डाटा पॉइंट कर रहा है, उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं।
फिर उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। लेकिन जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं दिस वन, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, होना क्या चाहिए था इस तरह की ये वैल्यूज यहाँ पे कॉपी होती, रादर देन हो क्या रहा है कि ये डाटा का जो एड्रेस है यहाँ से वो उठ के यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ये वैल्यूज कॉपी नहीं हो रही। तो अगर आप देखें तो ये से पॉइंट करना स्टार्ट हो गया। होना तो ये चाहिए था 5 इस अरे में कॉपी होता है, 7 इस अरे में, ताकि दोनों की जो अरे है वो इंडिपेंडेंट रहती। तो अगर अरे इंडिपेंडेंट रहेगी तो अगर डाटा वन डिलीट भी करेंगे तो इस डाटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लेकिन नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर हमें ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। ये क्या कहता है, जस्ट एक ब्लॉक से डाटा पिक करें आंखें बंद करके और उसको कॉपी कर दें। साइज लेट से अगर हम यहाँ पे साइज इक्वल टू, वापस कोड पे जाते हैं और साइज इक्वल टू साइज कर देते हैं। गैन विजुअलाइजेशन पे अगर हम जाएं तो मूव करें नेक्स्ट 5 डाटा डाटा डाटा। तो जब हम मूव करेंगे साइज 2, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे कॉपी हो रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से वैल्यू को 5 को पिक किया और साइज 2 में स्टोर करा दिया, क्योंकि नॉर्मली तो ये करेक्टली परफॉर्म करे इक्विवेलेंट ऑपरेटर डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप पॉइंटर्स को डायनामिक मेमोरी को इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेंगे। अब ये डाटा वन क्या है, डायनामिक एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, डाटा नॉर्मल जो है आपका ये भी एक डायनामिक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो अब इन डायनामिक मेमोरीज के लिए जब आप इक्विवेलेंट का साइन यूज़ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे 5 यहाँ से कॉपी हुआ यहाँ पे स्टोर हो गया, तो यहाँ से ये एड्रेस कॉपी होगा और डाटा वन में स्टोर हो जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो ये आपकी एक तो मेमोरी क्या होगी, लॉस्ट हो गई, क्योंकि पहले डाटा इसे पॉइंट कर रहा था अब इसे पॉइंट कर रहा है, तो इस मेमोरी को तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप इनमें से किसी एक वेरिएबल के थ्रू डिलीट करेंगे तो टेक्निकली आपने कहा कि डिलीट क्या करें, डाटा वन। तो डाटा वन डिलीट करने से इस डाटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। तो अगर हम इन्वर्स मूव करें, इन्वर्स में हम डाटा वन को डिलीट के बजाय हम क्या कहते हैं, डाटा को डिलीट करें। अगेन विजुअलाइजेशन करते हैं, तो थोड़ा सा हमने कोड क्या किया, चेंज किया। तो तो अब हमने कहा कि डाटा वन में क्या स्टोर करा दें, जो डाटा के पास एड्रेस है। लेकिन अब हम यहाँ पे डिलीट क्या कर रहे हैं, डाटा। तो डाटा अगर डिलीट करें तो डाटा वन भी तो उसी को ही पॉइंट कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए भी मेमोरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने तो डाटा को डिलीट किया, लेकिन डिलीट क्या हो गई आपकी, डाटा वन के लिए जो मेमोरी रिजर्व थी वो भी क्या होगी, डिलीट होगी। तो अब आप इस पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि आपका जो इंडेक्स 4 है वो तो आप कोई मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो सिमिलरली यही सिचुएशन है आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। लेट्स से अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर अप्लाई करते हैं, ये होता है आपका, लेट्स से इसे अज्यूम कर लें रन टाइम पे अगर आपने एक वैल्यू डिक्लेरेशन टाइम पे b1 की वैल्यू b2 पे आपने क्या करनी है, स्टोर करनी है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, या तो आप इक्वल का साइन यूज़ कर लें या आप ऑब्जेक्ट के इनसाइड एज ए वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पास कर दें। तो अभी अगर आप देखें हमारे पास कोई भी वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन एरर नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेगा। तो अगेन ये जो b1 की वैल्यू b2 में कॉपी होंगी, ये एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी होंगी जैसे आप लेटर ऑन ऐसे भी कर सकते हैं, b2 इज इक्वल टू b1। तो दोनों का एक्चुअल कोड क्या है, एक ही है, लेकिन ये कब आप कॉल कर सकते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। दूसरा, कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली 3 जगह पे कॉल होते हैं। हमने क्लास में क्या किया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है लेट्स से ऑब्जेक्ट। क्लास आपका कोई फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है। फर्स्ट एक तो सिचुएशन या डिक्लेरेशन टाइम, अगर वैल्यू को आप इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं। सेकंड,
जब आप फंक्शन के इनसाइड ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो एक्चुअली वो जो कॉपी होती है एक ऑब्जेक्ट से फंक्शन के दूसरे वैल्यूज़ में, तो अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर आप किसी फंक्शन के इनसाइड से रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो अगेन बाय डिफ़ॉल्ट क्या कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो 3 जगह पे आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट खुद से क्या करता है, ऐड करता है। लेकिन अगर आपकी क्लास में पॉइंटर्स हैं तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। और मसला क्या है, दिस वन। इसको अगेन हम एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज किया है। तो अगेन ये एरर क्या आ रहा है कि आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर इक्विवेलेंट साइन के ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा ही है कि उसने क्या करना है, b1 की सारी वैल्यूज़ को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी किस तरह करना है, शैलो कॉपी, कि एक ब्लॉक से वैल्यू को पिक करें और दूसरे ब्लॉक के अंदर क्या कर दें, ऐड कर दें। वो डायनामिक मेमोरी को नहीं देखेगा क्योंकि कंपाइलर जो है आपका कंपाइलेशन टाइम पे सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो एग्जीक्यूशन टाइम पे आपकी ये मेमोरी क्या होती है, डायनामिक मेमोरी क्रिएट होती है, वो इसको नहीं देखता। तो इट मीन हमें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए खुद से असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा, ताकि आपका सिर्फ एड्रेस, ये एड्रेस कॉपी ना हो, एक्चुअली ये जो दो वैल्यूज़ अरे की वैल्यूज़ हैं ये दूसरी डायनामिक मेमोरी के अंदर क्या हो, कॉपी हों। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो अगर आपने अपलोड करना है या ओवरलोड करना है, उसका तो आपको आइडिया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, वॉइड, क्योंकि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो इक्वल ऑपरेटर बैग 1। तो ये आप बेसिकली आप ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। पहले हमने नहीं किया था इक्वल क्योंकि वो करेक्टली क्या कर रहा था, परफॉर्म। लेकिन अब हमारे इस क्लास के साथ इक्वलेंट ऑपरेटर करेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसकी रीज़न क्या है कि हमने क्लास में पॉइंटर को यूटिलाइज किया है। तो हम इक्वल को क्या करेंगे, ओवरलोड, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और हम कहेंगे कि हमने क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ये जी हमारा फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है, एंड ये किस क्लास का फंक्शन है, बैग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस सिंपली जैसे आपने नॉर्मल ऑपरेशन ओवरलोडिंग की है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यही काम आप क्या करेंगे, इक्वलेंट के साथ भी परफॉर्म करेंगे। तो अब एक चीज़ थोड़ा सा जो ऑपरेटर में डिफरेंस है, तो अब यहाँ पे अगर हम मूव करें मेन में, तो हमने इनिशियल पहले हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लेते हैं b1, क्योंकि अब आपने क्या किया, खुद से इक्वलेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, तो कंपाइलर सबसे पहले क्या देखेगा कि b2 कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डॉट ऑपरेटर इक्वल साइन, और b1 क्या होगा, पैरामीटर में पास होगा। तो कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा इनटू दिस ऑपरेशन। आप खुद से ऐसे राइट नहीं कर सकते, ये कंपाइलर खुद से करेगा ऑटोमेटिकली। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, b2, और पैरामीटर में क्या पास हो जाएगा, b1। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में जाएं, तो ये जो b1 है एक्चुअली कौन से वाला है, दिस वन। और कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेमोरी किसके साथ अटैच हो जाएगी, जो आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो b2 के साथ। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे जैसे अभी आपने यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो b1 क्या हो जाएगा, एज ए वैल्यू पैरामीटर। तो वैल्यू पैरामीटर का प्रॉब्लम क्या है कि ये इस फंक्शन का एज ए लोकल पैरामीटर बन जाएगा। तो हमें हमेशा अगर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूटिलाइज करना है, तो हमें इसको बाय रेफरेंस सेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज हम देखेंगे अगर हम वैल्यू पैरामीटर पास करेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम सिंपल ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को के अंदर जो वैल्यू पास करनी है वो हमेशा बाय रेफरेंस करनी है। इट्स सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट्स से b1 हमारे पास जो ब्लॉक था, b1 ब्लॉक, उसमें इनिशियली यूज की क्या वैल्यू है वो हम स्टोर कराएंगे यहाँ पे, साइज़ की क्या वैल्यू है वो हम स्टोर कराएंगे यहाँ पे। लेकिन अब एड्रेस की जब बात आएगी तो हम एड्रेस के बजाय
ये जो B1 जिसे पॉइंट कर रहा है मेमोरी को, वहाँ से क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पिक करेंगे अरे की और 1 बाय 1 यहाँ पे दूसरी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब हम 101 को यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए तो ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज्ड, ये यूज़ किसका है, जिसने कॉल किया है, कॉल किसने किया हुआ है, B2 ने। तो B2 के यूज्ड में आप क्या कर दें, B1 डॉट यूज्ड, B1 डॉट क्या करें, यूज, क्योंकि हम क्लास के इनसाइड फंक्शन के एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो साइज है आपका B1 का, B2 का, उसमें क्या स्टोर करा दें, B1 डॉट साइज। तो दो हमने एग्जैक्टली कंपाइलर भी ऐसे कर रहा था, लेकिन कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा था कि जो आपका डाटा है वो इक्वलेंट टू कर रहा था B1 डॉट डाटा। अगर आप ये सिचुएशन अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल B1 यूज की वैल्यू 5 थी, 5 यहाँ पे स्टोर हो गया, B1 डॉट साइज की वैल्यू 6 थी, लेट से 6 यहाँ पे स्टोर हो गया। B1 डॉट डाटा के पास एड्रेस था मेमोरी लोकेशन का, अगर आप वो एड्रेस इस डाटा में स्टोर करवा देंगे तो एग्जैक्टली यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कर रहा है। तो हमने इस चीज़ को मैनेज करना था, क्योंकि अगर आप नोट करें तो अगर आप 101 को यहाँ पे इस वैल्यू में स्टोर करवा दें तो फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो हमारी शैलो कॉपी की है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, पॉइंट। तो इस चीज़ को हमने ऐसे राइट नहीं करना। हम क्या करेंगे, देखें, हम कहेंगे कि B1 का जो एड्रेस है वो कॉपी ना करें, B1 जिस अरे को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यूज पिक करें और 1 बाय 1 डाटा जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इन अदर वर्ड्स B2, वहाँ पे स्टोर करें। तो हम एक्चुअल राइट करेंगे फॉर int I is equal to 0, I less than B1 dot used and I प्लस प्लस के B1 के अगेंस्ट जो अरे है वहाँ से वैल्यूज़ को पिक करें और डाटा के अंदर स्टोर कराएं, क्योंकि हमने अरेज की वैल्यूज़ को स्टोर कराना है, एड्रेस को स्टोर नहीं कराना। तो हम ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि डाटा जो B1 B2 के अगेंस्ट है I इज इक्वल टू जो B1 डॉट डाटा है जो पॉइंट कर रहा है वो क्या करें, स्टोर करवा दें। तो दैट्स इट। तो ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अगर आप पॉइंटर को भी इसी वे से स्टोर करवाते तो आप दोनों मेमोरी को जॉइन कर रहे थे। अब ये सिचुएशन क्या कर रही है, हमने शैलो कॉपी को कन्वर्ट कर दिया है इनटू डीप कॉपी। हम कह रहे हैं कि आप एड्रेसेस कॉपी ना करें आपस में, आप अरे की वैल्यूज़ को क्या करें, कॉपी करें। नाउ वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और देखते हैं कि अभी स्टिल एरर है या नहीं है। हमने जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या किया, अपलोड कर दिया। डज नॉट मैच एनी क्लास इन ए बैग। हम बैग में अगर आप चाहें तो अगेन इससे बाय रेफरेंस, कंपाइल कंपाइल बैग B1 देयर इज ए स्टिल क्या है, एरर है, इसका मतलब है करेक्टली आपकी वैल्यूज क्या है, कॉपी नहीं हो रही। तो हम मूव करेंगे कहाँ पे, वापस वॉइड बैग एंड B1 और इसे देखेंगे कि इट्स करेक्ट। और हम यहाँ पे अगर क्या कह देते हैं, कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है क्या हो, कांस्टेंट हो, ताकि रन टाइम पे ये चेंज ना हो। 2 मिनट की ब्रेक कर लें, अजान हो रही है, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो अगेन कंपाइल, अगेन रीबिल्ड एंड कंपाइल करके देखते हैं। तो स्टिल देयर इज ए एरर। वो एरर क्या है, उसको हम लॉजिकल एरर देखें। पॉइंटर के साथ मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, लॉजिकल एरर्स मिलेंगे। ठीक, अगर आपका प्रोग्राम आप कंपाइल कर रहे हैं, लेट्स से दोबारा इसको बिल्ड करते हैं, और आप इसे कंपाइल कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये एरर अगर आपको आ रहा है तो इट्स मीन देयर इज ए प्रॉब्लम इन पॉइंटर्स। अगर पॉइंटर्स के साथ प्रॉब्लम है तो देन इट्स मीन आपको कुछ ना कुछ उससे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको हम क्लोज करके यहाँ पे इसको B2 इज इक्वल टू B1, कंपाइल कंपाइल कंपाइल। तो स्टिल पॉइंटर हमारे करेक्टली परफॉर्म नहीं करे। तो नाउ वी गो टू इम्प्लीमेंटेशन और देखते हैं कि हमने यहाँ पे कोई एरर तो जनरेट नहीं किया हुआ। B1 डॉट डाटा, देयर इज नो एरर स्टिल, सी आउट डिस्प्लेइंग बैक टू। अगेन जब आप इस ब्रैकेट्स के बाहर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि B1 के अगेंस्ट जो मेमोरी है वो स्टिल क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो B1 B2 डॉट डिस्प्ले करेक्टली हो रहा है, B1 इंसर्ट पे जब आप आ रहे हैं तो करेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन पे हम अगर जाएं वापस, दोबारा से देख लेते हैं B1 एंड हमारे पास क्या है, बैग रेफरेंस ऑपरेटर है। नो एरर, तो वैन करेक्टली परफॉर्म नहीं हो रहा। तो लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। हम क्या कहते हैं, B1 बैग void ऑपरेटर इक्वल सेकंड के लिए अगर हम इसमें ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें, जस्ट मैं अपनी डिबगिंग कर रहा हूँ, मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूँ क्या B1 B2 में हमारे ही फंक्शन को कॉल कर रहा है इस ऑपरेटर को, या कॉल डिफरेंट ऑपरेटर को कर रहा है। लेट्स से सी आउट हेलो हम प्रिंट करवा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा क्या यही फंक्शन कॉल हो रहा है या स्टिल अभी इक्वलेंट का जो साइन है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉल कर रहा है। तो हेलो हमें डिस्प्ले हो रहा है, इट्स मीन कि हमारा ही फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन स्टिल जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो करेक्टली डिस्प्ले नहीं हो रही। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि वैल्यू जो हैं कॉपी कहाँ से हो रही हैं, इसी ही इक्वलेंट ऑपरेटर के थ्रू हो रही हैं। तो अब हम एक और डिबगिंग करके देख लेते हैं, क्या ये बाय रेफरेंस भी पास हो रहा है करेक्टली या नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप यहाँ पे B1 में कुछ डिस्प्ले करवाएं या चेंज करें तो वो B1 आउटसाइड भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप बाय रेफरेंस क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टिल अराइज, जो कि अराइज रहेगी। तो आप जितनी मर्जी अभी यहाँ पे कोशिश कर लें, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने की हैं क्योंकि अभी हमने इक्वल ऑपरेटर तो कर दिया, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो स्टिल हमने डेवलप नहीं किया है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप फंक्शन के इनसाइड ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो आपका क्या कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर क्या है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर का बिहेवियर है,
तो हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी क्या कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं। हम कहते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक बैग क्लास है, उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर कांस्टेंट बैग एंड बी। और उसकी सिचुएशन एग्जैक्टली क्या होगी, दिस वन। कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट ऑपरेटर का जो कोड है वो डीटो होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड बैग। तो सी आउट हम यहाँ से रिमूव करते हैं, मैन प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर डॉट एच में राइट नहीं किया, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी राइट कर लेते हैं। तो बैग हमारा कंस्ट्रक्टर है और उसमें हम एक ही पैरामीटर पास करें जो कि इटसेल्फ क्या है, बैग ऑब्जेक्ट है। तो कांस्टेंट बैग एंड बी। अगर आपके पास वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और उसमें एक ही पैरामीटर है जो कि उसी ही क्लास का एज ए ऑब्जेक्ट है, तो इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहेंगे, इट्स ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ एरर्स आर गुड। बैग कांस्टेंट एंड बी, इन अदर वर्ड्स b1 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो हमने इसको क्या कह देते हैं, b1। compile and hope so there will still be an error. So it means हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर अगेन करेक्टली वर्क नहीं कर रहा। तो नाउ अब यहाँ पे लॉजिकल सिचुएशन फाइंड करना पॉइंटर में सबसे जो डिफ़िकल्ट आपका C++ का इस कोर्स के अंदर इशू होगा, वो यही इशू होगा कि वाई नॉट कॉपी कंस्ट्रक्टर या पॉइंटर क्यों नहीं वर्क कर रहे, कि लॉजिकल एरर वो है कहाँ पे। तो नाउ हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कॉल करके कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है करेक्टली या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं सी आउट हेलो। तो देखते हैं हम क्या परफॉर्म हो रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब हम पैरामीटर्स में पास करें ऑब्जेक्ट को, क्या ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम बाकी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। वो रिमूव क्या है, फॉर एग्जांपल हम इस इंसर्ट को एक ही वैल्यू ऐड करते हैं, और ये तो हमारा एक्चुअली वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आके आपका लॉजिकल एरर डिस्प्ले हो रहा है कि b1 इज इक्वल टू b2। तो जब b1 इक्वल टू b2 करेंगे तो आप पैरामीटर्स में क्या पास कर रहे हैं, एज ए b1। कंपाइल। So displaying bag 2, 20, displaying bag 1, 20, 30, everything is working correctly। और अब अगर हम वापस जाएं C पे, तो अब हम अपना एरर दोबारा भी रिव्यू करते हैं। Now I hope so there will be again error। अब देखें, हमने इंसर्ट वैल्यूज़ को रिमूव किया, कुछ इंसर्ट वैल्यूज़ को, तो वो करेक्टली परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया। जबकि हमने इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये तो करेक्टली परफॉर्म कर रहा है। तो अब इस रीज़न को फाइंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई लॉजिकल एरर आ रहा है। तो डिस्प्लेइंग बैग टू 20 हमें डिस्प्ले हो गया, फिर हमने वैल्यू एक क्या स्टोर कराई 30, हमें अब b1 भी क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो अगर हम ऑपरेटर b1 ना अप्लाई करते तो ये तो एरर स्टिल रहना था। लेकिन एक्चुअल जो लॉजिकल एरर है वो हमें किस में फील हो रहा है, वो इंसर्ट के फंक्शन में है। जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो देर इज़ ए सम एरर हमें डिस्प्ले हो रहा है, कि क्योंकि जब हम मूव करते हैं, लेट्स से अगर हम डिस्प्ले को यहाँ से रिमूव कर दें,
कंपाइल तो देयर विल बी नो एरर, क्योंकि अगर वो आपका पॉपअप डिस्प्ले नहीं हुआ इसका मतलब है पॉइंटर का एरर नहीं है। तो इन अदर वर्ड b1 डॉट डिस्प्ले आपको कुछ एरर परफॉर्म करा, तो हम b1 डॉट डिस्प्ले पे चले जाते हैं। b1 डॉट डिस्प्ले के फंक्शन पे डिस्प्ले डिस्प्ले का फंक्शन कह रहा है कि इफ यूज इज इक्वल टू 0 तो आप सी आउट क्या करवा दें, एम्प्टी। एल्स आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन यूज तक जाएं और आई को क्या करें, प्लस प्लस, और डेटा ऑफ आई वैल्यूज डिस्प्ले करवाएं और सम स्पेस डिस्प्ले कराएं। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है कि यूज के फंक्शन की क्या ऐसी प्रॉब्लम है डिस्प्ले के फंक्शन की कि हमारा डाटा जो b1 में हम दोबारा डिस्प्ले करवा रहे हैं वो नहीं हो रहा। तो एक्चुअली हमने एक न्यू फंक्शन राइट किया था रिजर्व का। नाउ वी सी के रिजर्व के फंक्शन में हमने क्या ऐसी कोई चीज़ परफॉर्म की है जो कि करेक्टली परफॉर्म हमारी नहीं हो रही। तो हम वापस अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि b1 डॉट यूज हमने करेक्टली कर लिया, साइज हमने करेक्टली फाइंड कर लिया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रिजर्व के अंदर हमने जो वैल्यूज करेक्ट की थी साइज की, क्या वो करेक्टली काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस साइज का प्रॉब्लम है, और वो साइज या रिजर्व का फंक्शन कुछ ऐसी चीज़ परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से आपका जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्टली परफॉर्म नहीं हो रही। क्योंकि नॉर्मल 2 एलिमेंट के साथ तो करेक्टली परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स से हम वापस आते हैं और देखते हैं एरर डिबगिंग कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो हम इंसर्ट वापस मूव करते हैं वैल्यूज़ पे, हम 3 वैल्यूज़ ऐड करके देखते हैं सिंपल, एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल, ओके 3 वैल्यूज़ के साथ भी क्या हो रहा है, ये करेक्टली हमें वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है, डायनामिक मेमोरी करेक्टली कॉपी हो रही है। नाउ वी गो टूवर्ड्स अनदर इंसर्ट B120, again compile, ओके 1 2 3 4 वैल्यूज़ के साथ भी करेक्टली परफॉर्म हो रहा है। अगेन हम जाते हैं दिस वन, सेव, कंपाइल, अभी भी करेक्टली परफॉर्म हो रहा है। कितनी वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3 4 5। तो 6th वैल्यू पे जब हम आएंगे तो होप सो देयर विल बी एन एरर। कंपाइल, ओके 6th वैल्यू भी क्या हो रही है, करेक्टली परफॉर्म हो रही है। नाउ वी इंसर्ट another element 7th, rebuild, तो 7th एलिमेंट पे जाके अगर आप देखें तो आपका कंपाइलर क्या रहा है, करेक्टली वर्क नहीं कर रहा। तो 0 से 6 तक तो करेक्टली वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इसको अगर हम सेव करें, दोबारा कंपाइल करें, तो देखें एलिमेंट्स हमने कितने ऐड किए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हमने ऐड किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बैक B1 को B2 को डिस्प्ले करवाया, वो भी करेक्टली हो रहा है। फिर हमने एक और 30 एलिमेंट
7th एलिमेंट इंसर्ट करवाया, वो भी क्या हो रहा है, करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और एलिमेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं, 21 ऐड कर रहे हैं, तो वो करेक्टली डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो एरर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या था कि आप देखें कि एक्चुअली कहाँ पे इंसर्ट करने से एक्चुअली आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर 7th एलिमेंट आप इन दो ब्रैकेट्स के बाहर करेंगे तो वो करेक्टली परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप यही इंसर्ट बिफोर कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं तो देन आपको ये डिस्प्ले का फंक्शन नेक्स्ट एलिमेंट ऐड नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पे देखें सिंपल इट्स मीन क्या है कि एरर एक्चुअली अभी भी, ये तो हमें पता चल गया कि देयर इज सम एरर डिस्प्ले होता है जब हम इंसर्ट का फंक्शन ऐड करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया इंसर्ट। अच्छा, अब वो फंक्शन कब ऐड करते हैं? अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड किए, फिर सम फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, 7th एलिमेंट हमने ऐड किया। तो 7th एलिमेंट जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आफ्टर दिस सिचुएशन, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो क्योंकि B1 डिस्प्ले यहाँ पे आप करेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो यहीं पे आपका कंपाइलेशन एरर है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम लाइन नंबर फाइंड करें कि एक्चुअली वो एरर किस लाइन नंबर इन लाइन में से कहाँ पे आ रहा है। तो सी आउट हम कह देते हैं एरर। अगेन इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो एरर हमारा सी आउट डिस्प्ले नहीं हुआ, इट्स मीन एरर यहाँ पे नहीं है। तो हम इस एरर को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। कंपाइल 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 कंपाइल। तो एरर स्टिल इस लाइन पे नहीं है क्योंकि जहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है। तो हम इस एरर को पिक करेंगे और मूव करेंगे इस लोकेशन पे। कंपाइल। तो स्टिल एरर यहाँ पे नहीं है। तो सेव एंड कंपाइल। और एरर डिस्प्ले हमें हो गया। तो अगेन हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ पे। तो मैं भी आई स्किप द आउटपुट। तो एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दिस वन। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस टू आउटसाइड दिस ब्लॉक। तो ये सारी हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं बेसिक एरर फाइंडिंग टेक्निक्स देख रहे हैं। तो देखें अब एरर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीज़न इसकी क्या है कि B2 तो करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आ रहे हैं इस ब्लॉक के बाहर तो देन आपका एरर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इस ब्लॉक के ऊपर आप देखें इस ब्लॉक के इनसाइड कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे जब तक आपका एरर डिस्प्ले ना हो, यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले एरर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें एरर का मतलब है यहाँ तक आपका प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। कॉपी पेस्ट। अगेन एरर डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ तक भी हमारा क्या हो रहा है, करेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। हम
इस डिस्प्ले के बाद इसे क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। तो एरर यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें करेक्टली आपका काम चल रहा है। लेकिन जब आप इस ब्लॉक के बाहर जाते हैं तो देखें अब आपका एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली इस ब्लॉक के इनसाइड देयर इज़ ए सम प्रॉब्लम। तो होप तो आपको आइडिया हो गया कि बेसिक एरर हम लॉजिकली कैसे फाइंड करते हैं। तो अब इस ब्लॉक से जब आप बाहर आ रहे हैं तो वैल्यूज़ कुछ डिस्ट्रॉय हो रही हैं। B2 क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन स्टिल इसका मतलब है वो B2 अपने साथ B1 को भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, यहाँ तक तो हमने आइडिया हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल एरर। तो आज हमने सिंपल देखा व्हाट इज़ ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्यों हम ऐड करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमें क्या प्रॉब्लम परफॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल एरर जो पॉइंटर हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को भी अपलोड कर दिया, हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया। एक्चुअल एरर क्या थी जिसकी वजह से इस ब्लॉक के बाद जब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो आपकी फर्दर वैल्यूज डिस्प्ले नहीं हो रही। सो होप सो आपने कुछ न्यू आज अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मूव करेंगे यहीं से आगे और इसको कंप्लीट करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस क्या होती है, और हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और लिटिल बिट अबाउट योर नेक्स्ट असाइनमेंट मैं वो अपलोड कर दूंगा। वो असाइनमेंट क्या है कि आपने बैक क्लास तो क्रिएट कर लिया। तो बैक क्लास में हम क्या कर रहे हैं, डाटा हमारा रैंडमली ऐड हो रहा है। तो हमें एक क्लास ऐसी चाहिए कि जब हम डाटा इंसर्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे क्या हो, इंसर्ट हो। लेट्स से हमने इंसर्ट किया 2, फिर इंसर्ट किया 1, लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले करें तो ये डाटा हमें डिस्प्ले किस फॉर्मेट में हो, 1 एंड 2 की फॉर्मेट में। इन अदर वर्ड्स जब आपने 2 इंसर्ट किया, पहला एलिमेंट था इंडेक्स 0 पे स्टोर हो गया। जब आपने 1 इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि 1 की करेक्ट पोजीशन क्या बन रही है, वो बन रही है इंडेक्स 0 और 2 की बन रही है इंडेक्स 1। तो जब आप डिस्प्ले करवाएं ड्यूरिंग इंसर्ट तो ये 1 अपनी करेक्ट पोजीशन पे स्टोर होना चाहिए। तो हम करेक्ट पोजीशन क्या है 1 और 2 क्या हो, आगे की तरफ मूव हो जाए। लेट्स से आप नेक्स्ट ऐड करते हैं 3, तो 3 की नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती है, या आप ऐड करते हैं 8 तो थर्ड पोजीशन पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं लेट्स से 5, तो 5 की करेक्ट पोजीशन क्या बनती है, 1 2 5 एंड 8। तो अब आप ऐड कर देते हैं 4, तो 4 की करेक्ट पोजीशन क्या बन रही है, इंडेक्स 3। तो 1 2 4 5 एंड 8। तो इन अदर वर्ड उस क्लास को हम नाम देंगे सीक्वेंस क्लास, कि जब आप बाकी सारा कुछ आपके बैक क्लास जैसा ही है, नथिंग विल बी चेंज, लेकिन जब आप इंसर्ट करें तो आपकी वैल्यूज़ क्या हों, सीक्वेंस में ऐड हों। तो बाकी डिस्प्ले का फंक्शन, आपके रिमूव का फंक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जब आप रिमूव करेंगे तो अगर आप 8 को फर्स्ट के साथ रिमूव करें, लेट से आपने 1 को रिमूव करना है, तो 8 को अगर आप यहाँ पे 1 की पोजीशन पे लेके जा रहे हैं तो 8 की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। तो आपने इसको भी मैनेज करना है। तो अब 8 कहाँ पे आए, 2 प्रीवियस डिस्प्ले हो, 4 एक स्टेप पीछे जाए, 5 एक स्टेप पीछे, तो 8 एक्चुअली यहाँ पे क्या हो, डिस्प्ले हो। तो ये आपको मैं कंप्लीट इंस्ट्रक्शन अपलोड कर दूंगा। तो उस क्लास का नाम हम क्या देंगे, सीक्वेंस क्लास, और उसी सीक्वेंस क्लास को आपने कन्वर्ट करना है इनटू डायनामिक सीक्वेंस क्लास। तो जैसे हमने बैग क्लास की उसको कन्वर्ट किया डायनामिक बैग में, तो आपका टास्क क्या होगा कि आप सीक्वेंस क्लास बनाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे डायनामिक सीक्वेंस क्लास में। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जितने भी ये लेक्चर हमने किए हैं मोस्टली आगे आपके पॉइंटर्स ही यूटिलाइज होने वाले हैं। तो पॉइंटर्स को मोर क्लियरली आप क्या करें, रिव्यू करें, और ये पॉइंटर आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। और स्टिल कितने लोग हैं, 6 लोग।
ओके।